आपके वचनों को हम सर्वथा ग्रहण करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी का भी आभार। नमो नमः। इसके पश्चात अग्रिम वक्ता के रूप में हमारे समक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह सर उपस्थित हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पीडी कॉलेज जौनपुर में हैं। आप योजना आयोग के पूर्व वंशकालिक सदस्य भी रहे हैं तथा विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहने का आपको अवसर मिला है। आप कुशल वक्ता भी हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अपने ज्ञान के साथ साथ अनुभवों का भी हम यहाँ पर इस व्याख्यान माला के अंतर्गत उसका आनंद प्राप्त करेंगे, अवगाहन करेंगे। तो सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज और आह्वान भी करूंगा कि इस अवसर पर अपने वचन रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सिंह सर। धन्यवाद तेज प्रकाश चतुर्वेदी जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है सर। थैंक यू, स्वागत है। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं राजकीय महाविद्यालय चंदौली के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार में आयोजक मंडल द्वारा अपने को आमंत्रित करने के लिए हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं महाविद्यालय के विद्वान, कर्मठ, ऊर्जावान और समर्पित प्राचार्य डॉक्टर रमेश सिंह जी को, जिनके निर्देशन में इतना बढ़िया, इतना प्रभावशाली यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक, कार्यक्रम के क्या बल्कि हम सबकी संरक्षिका शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा जी का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश वर्मा जी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम वक्तागण, कुछ लोगों को मैं सुन पाया, कुछ को नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब ने बड़ा ही सारगर्भित और अत्यंत समीचीन व्याख्यान प्रस्तुत किया होगा। सबसे अधिक धन्यवाद मैं देता हूं आयोजन मंडल को, जिसमें संयोजक के रूप में डॉक्टर रंजीत सिंह जी, सह संयोजक डॉक्टर तेज प्रकाश जी, अनुराग जी और इस आयोजन समिति की टेक्निकल टीम जो पीछे रहती है, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये पूरा वेबिनार अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सफल होने का श्रेय जिसके ऊपर है वो टेक्निकल टीम को है। हमारी आपकी सबकी योग्यता, सबकी क्षमता बेमानी हो जाएगी अगर अभी आवाज़ आनी बंद हो जाए। तो इसलिए मैं सबको अपनी तरफ से एक बार धन्यवाद देते हुए आप सबकी अनुमति से बहुत संक्षेप में और बिल्कुल एकदम लिखा पढ़ा, जरा भी मैं भटकने का प्रयास नहीं करूंगा। वैसे मेरा मानना यह है कि जब आप वेबिनार में हो जहां समय और डेटा दोनों बहुत ही सीमित होता है, वहां हमें कतई समय न करना तो दुरुपयोग करना चाहिए और न ही डेटा का। मुझे अनुराग जी ने फ़ोन किया था, हमारे विद्यार्थी भी हैं, बड़े प्रिय भी हैं। मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही इनोवेटिव सोच रखते हैं, बढ़िया कार्यक्रम करा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आपको नई शिक्षा नीति का भारतीय कला और संस्कृति के संवर्धन में योगदान विषय पर बोलना है। बल्कि मैंने अनुराग से कहा कि यार मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी और तो भी इस कला और संस्कृति जैसे पेचीदे शब्द में मुझे कहाँ फंसा रहे। और मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि वक्ता बोले ना बोले, अच्छा बोले खराब बोले, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल अनिवार्य है कि वही बोले जो बोलने के लिए बुलाया गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहे जितने कार्यक्रम कराता हूं, मैं अपने आयोजकों वक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सर बिल्कुल वही बोलिएगा जिसके लिए मैं आपको बुला रहा हूं। लेकिन फिर भी वक्ता का अपना माइंडसेट होता है, वो तय करके आता है कि उसे वही बोलना है
जो बोलना है। आप कुछ भी कहिए वो वही बोलेगा जो बोलना चाहता है। खैर, मैंने छोटी सी कोशिश की है, यदि मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना यह है कि अर्थ एक ऐसा विषय है जो किसी में शामिल हो चाहे ना हो, लेकिन बिना अर्थ को शामिल किए दुनिया में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। चाहे वह अध्यात्म हो, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे वह भौतिकवाद हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह नैतिकता हो, चाहे ईमानदारी हो, कर्तव्यनिष्ठा हो, कुछ भी हो। इसलिए हम तो हर जगह है ही। इसलिए ये मानते हैं कि विषय कोई भी हो, अगर इकोनॉमिक्स वाला नहीं बोल सकता तो कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए मित्रों, आप सबकी अनुमति से, आप सबके सहयोग से मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जब वेबिनार होता है तो एक एक शब्द स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसमें हमको सोच कर बोलने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, विषय पर बोलने से पहले हमको आप तेज प्रकाश सुन पा रहे हैं ना? तेज प्रकाश जी, आवाज जा रही है ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। ठीक ठीक, थैंक यू। मित्रों, विषय पर बोलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज के विषय पर मेरा विचार मेरे अध्यापन अनुभव एवं थोड़े बहुत अध्ययन पर आधारित है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपका अनुभव और आपका अध्ययन भी हमारे विचार के अनुरूप हो। इसलिए मैं अपने किसी भी कथन के सामान्यीकरण का दावा नहीं करता। विषय पर कुछ कहूं उसके पहले मैं आपके बीच में कुछ सामान्य सी बातें रखना चाहूंगा, ताकि हमारे और आपके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके और हम मुख्य मुद्दे को स्पष्ट एवं सरलता तरीके से आप तक पहुंचा सकें। मित्रों, नई शिक्षा नीति 2020 को यदि नीति के स्थान पर शिक्षा व्यवस्था में नए दिशा निर्देश 2020 के जाना जाए तो अधिक समय होगा, क्योंकि इसके क्रियान्वयन की कोई केवल सिफारिश की गई है कि प्रत्येक राज्य को इसे लागू करने की अनिवार्यता है। अनिवार्य नहीं जा सकता है, क्योंकि समूह सूची में होने के कारण उसे सम्मान लेने केंद्र दोनों है। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस नीति के घोषित होने के चंद घंटे बाद ही आंध्र प्रदेश ने यह घोषणा की कि वह अपने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखेगा, जो स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की शिक्षा नीति की भावना का खुला विरोध है। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा नीति 2020 पर विचार विमर्श कराने की जो अनिवार्यता, एक शिक्षा निदेशालय का पत्र हम सबके पास आया हुआ है और जिसके अनुपालन में ही अभी हमने 2 घंटा पहले कराया सेमिनार और अभी आप करा रहे हैं। तो जो यह अनिवार्यता नीति के घोषित करने के बाद की गई है, यह नीति को घोषित करने के पहले की जानी चाहिए थी। इस समय तो सिर्फ एक लाइन का निर्देश जारी करना चाहिए था कि शिक्षा नीति के समस्त पहलुओं को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, अन्यथा की दशा में समुचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब इस नीति पर विचार विमर्श करने का क्या लाभ है? जैसे अगर हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये है, ये चाहिए, ये चाहिए, यह चाहिए, तो यार इस चाहिए का मतलब ही क्या है आज की डेट में, जब सब कुछ डिक्लेयर हो गया है? तो जब वह अपने अंतिम रूप में हमारे सामने आ चुकी है, अब मुद्दा सिर्फ और सिर्फ उसके क्रियान्वयन का है और उसके लिए अनिवार्य संसाधन, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा मजबूत पहल की आवश्यकता है। यह अवश्य है कि आवश्यकता से अधिक विचार विमर्श किसी विषय की गंभीरता को अनायास ही कम कर देते हैं। किसी भी तथ्य, घटना, नीति आदि को यदि सफल बनाना है तो उसे अर्थ से पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। यहाँ तक कि समाज के वास्तविक मूल्य जैसे नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, दया, करुणा, ममता, त्याग, सहयोग, आपसी भाईचारा, सद्भाव आदि जो पूर्णतया अध्यात्म के विषय हैं, कि व्यवहारिक उपादेयता भी शून्य होगी यदि उन्हें अपोषित नहीं किया जाता है। अर्थात यह सभी अर्थ के बेमानी है।
इसलिए कहा जाता है कि भूखे भजन न हो गला, और इसी बात को कार्ल मार्क्स ने बहुत व्यवस्थित से अपनी तक क्रिटिक टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है, न कि चेतना से अस्तित्व का निर्धारण होता है। इसलिए चार पुरुषार्थ में अर्थ का स्थान प्रथम अवश्य नहीं है, किंतु तीसरा भी नहीं है। मित्रों, अब मैं बहुत संक्षेप में आपसे दिए गए विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। अभी तक हमने आपसे जो बात कही वो बैकग्राउंड है। हमने जानबूझकर के ये बात आपसे कही क्योंकि बिना उस भूमिका के हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जहां हम कनेक्ट करना चाहते हैं। अब हम अपने विषय पर आते हैं कि शिक्षा नीति 2020 का भारतीय कला और संवर्धन संस्कृति के संवर्धन में योगदान। नई शिक्षा नीति के भिन्न पहलुओं पर बार कुछ कहा चुका है कि उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्री होने नाते मैं दिए शीर्षक का अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, मैं अपनी चर्चा को इस पर फोकस नहीं करूंगा कि क्या होना चाहिए या क्या, बल्कि मैं इस पर फोकस करूंगा कि क्या हो पाएगा। अर्थात हम बस स्थिति पर एक दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे और आपसे आप भी इसे इसी रूप में लेने का कष्ट करेंगे। मित्रों, हम बहुत सरल और कम शब्दों में कला, संस्कृति, सभ्यता को समझकर यदि आगे बढ़ें, शायद हम बेहतर ढंग की शिक्षा नीति को इनके कनेक्ट कर पाएंगे। जहां तक की बात है तो साथ हम किसी को ढंग से को कला हैं, अर्थात बेहतर कला है, लेकिन लाइन ध्यान दी बेहतर प्रक्रिया का नाम, किंतु किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने की सोच का होना, यह संस्कृति है। संस्कृति शब्द संस्कृत के कृत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कार्य का परिष्करण। वही कल्चर लैटिन भाषा के कल्ट से उत्पन्न हुआ है, उसका भी अर्थ यही होता है। और स्पष्ट शब्दों में यदि हम इसे कहना चाहें तो संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि आदतन किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने की सोच रखना संस्कृति है, अर्थात संस्कृति आपके सीखे हुए गुणों का प्रतिबिंब है। दूसरी तरफ सोच समझकर किसी कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करना बेहतर है, और सभ्यता आपके द्वारा किए जाने का प्रतिबिंब है। इसका अभिप्राय यह है कि कला और संस्कृति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय कला, अब हम कला और दोनों के साथ मिक्स हैं, सिर्फ सोच तरीका और डिफरेंस है। मित्रों, ये भारतीय कला कई भागों में विभक्त है। धर्म के आधार पर, काल के आधार पर, धर्म के आधार पर इसे हम हिंदू, जैन और बौद्ध कला के नाम से जानते हैं। काल के आधार पर सुरहटी, मौर्य, कुषा, गुप्त, पान, पल्लव, चोल, इंडो इस्लामिक और मुगल। स्थान के आधार पर भीमबेटका, मथुरा, गांधार, सांची, भरहुत, अजंता, खजुराहो आदि। जैसा हमने आपको बताया कि कला और संस्कृति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कला के माध्यम से हम अपने भाव, विचार, परंपराएं, रीति रिवाज, इच्छाएं आदि को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कला को हम तीन रूपों में बांटते हैं: दृश्य कला, दूसरा है प्रदर्शन कला और तीसरा है साहित्य कला। दृश्य कला में हम मुख्य रूप से मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला शामिल करते हैं। प्रदर्शन कला में मुख्य रूप से हम संगीत, नृत्य, नाट्य कला को शामिल करते हैं। मित्रों, जब संगीत की बात करते हैं तो संगीत में लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, फिल्म, राग आदि सम्मिलित है। इसके अलावा वाद्य शामिल है, जैसे सितार, सरोद, सारंगी, बांसुरी, ड्रम, तंदूरा, पखार, हारमोनियम, मृदंग। इसके अलावा तमाम लोक संगीत भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार का है, छत्तीसगढ़ का भरत है, का सूर का डांडिया है, मणिपुर का खोल है, महाराष्ट्र का कांवड़ी है, मध्य प्रदेश का आला है, पंजाब का भांगड़ा है, उत्तर प्रदेश का रसिया है। शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, तमिलनाडु का मट्टम, कथकली केरल, उत्तर प्रदेश का उड़ीसा ओडिसी, का मट, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आसाम की नृत्य हैं, जैसे उड़ीसा का छाव, गुजरात का हरियाणा का
जम्बुलहर माता कलावड़ी भांग का कला को ये जो शास्त्रीय संताली प्राचीन से वर्तमान समय तक साहित्य समकालीन साहित्य आदि नृत्य। मैंने एक बहुत लिस्ट बनाई कुछ करके मैं जब आप कला और की बात करते हैं तो आप एक रूप से इन्हीं सारे मुद्दों को फोकस करते हैं। अब भारतीय कला का ऊपर विवेचन और सिर्फ उद्देश्य है आप स्पष्ट बताया कि वास्तव में शिक्षा क्षेत्र में की गई 2020 की किस पीढ़ी के संबंध में भूमिका निभा सकती आपने कल किया होगा कि हमको योगदान नई शिक्षा का रोल देना है, इसके संबंध में वो इतना सब कुछ है। तो आप देखें कि किसी कला को कहां से करते हैं नई शिक्षा नीति और अपनी कला और संस्कृति को आप देखिए, किसी कला को सिखाओ या उसे जानने वाले कलाकार कहते हैं कि कला में एक हुनर कौशल होता है। इस कौशल का विकास करने के लिए हुनर विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, सही सब सिखाने के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब हमारी नई शिक्षा नीति में जो विकल्प उपलब्ध कराए गए जैसे 3 भाषा का फार्मूला, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा, इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, स्ट्रीम की समाप्ति, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी लेवल एंट्री, एग्जिट की आदि निश्चित रूप से भारतीय कला और संस्कृति के संवर्धन को लक्ष्य करते हैं, परंतु नई शिक्षा नीति में प्रत्येक छात्र को उसकी इच्छा के अनुसार पढ़ने का अवसर तो उपलब्ध करा दिया गया। प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए संसाधन करा संभव होगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा साधनों की देती है वो हमसे आपसे छिपी नहीं है, और रही बात भर्ती में संसाधनों को उपलब्ध कराने की, तो उसके लिए हमें ईमानदारी से पर अपनी अर्थव्यवस्था पर अनिवार्य रूप से नजर डालना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था में की स्थिति इतनी अच्छी थी जैसे आज तक, अभी अगर हम इस कोविड-19 के पहले से अर्थव्यवस्था को देखें, चलिए हम पूरे 20 को माइनस कर देते हैं, 2019 में ही देखते हैं, 19 तक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 5-7% कुछ रही है। हम इस बहस में नहीं जा रहे हैं कि वो जीडीपी है कि नहीं है, जीडीपी का वो डेटा सही है कि गलत है, कतई हम किसी विवाद की बात नहीं उठाना चाहते हैं, वो कोई और फोरम होगा जहां उस पर चर्चा होगी। जब इतनी अच्छी देश की आर्थिक व्यवस्था थी तब शिक्षा की क्या दशा थी, शिक्षा के संसाधन कैसे थे? प्राचार्य बैठे हैं गवर्नमेंट डिग्री के, मैं आपसे अगर निवेदन करूं कि अपने विद्यालय के अगर संसाधन देखें, अगर विकल्प दें, तो समझाएगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था की अगर बहुत सारी चीजें अभी नहीं है हमारे पास, शिक्षक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आज अगर अभी हैं और पहली ही व्यवस्था के लिए जो कि बहुत कम मानी जा रही है, तो इतने सारे स्कोप खोल देने के बाद कोई संस्थान कितना उपयोगी सिद्ध होगा? और वह भी जब आज की डेट में आप देखें, एक डेटा आपको बता दे रहे हैं, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट का डेटा है, बिल्कुल प्रेस नोट रिलीज है, जिसमें लगभग 23% के हमारे जीडीपी में गिरावट है। आप बिल्कुल ईमानदारी से देखें तो पिछले सालों में अगर अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% रही होगी, तो इसका मतलब कि 5 साल तो अब आगे लग जाएगा यदि सब कुछ ठीक रहा तो अर्थव्यवस्था को वहां लाने में जहां वो 19 में थी। तो इस नई शिक्षा नीति में इतने बड़े पैमाने पर सारी घोषणाएं करके क्या उन सारी घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए संसाधन उपलब्ध करा पाना हमारे लिए संभव होगा? हमारा फोकस सिर्फ इस पर है कि क्या हो पाएगा। हम बिल्कुल उन मुद्दों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिनका नाम लिया गया वहां, न हम उन उसकी बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में क्या है, हमारे पुराणों में क्या है, हमारे महाकाव्यों में क्या लिखा गया है, ये आदर्श स्थिति क्या है, क्या हम थे, क्या हो गए, ये सारे बहस के मुद्दे बेमानी है। मुद्दा सिर्फ ये है हम आज क्या हैं और हम कल क्या होना चाहते हैं। इसी कारण से कुछ नहीं हो पा रहा है। यकीन मानिए कि जब हम सभी शिक्षाविद बैठते हैं तो सिर्फ उस बात का महिमा मंडन करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है।
हम आज क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर हमारा फोकस कभी नहीं होता है, इसलिए सारी समस्या है। तो मित्रों, जब अर्थव्यवस्था की ये हालत है कि जब 23% की गिरावट आ गई, 2 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए, भारत में वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है, परसों रिलीज हुआ है कि भारत में 40 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं। तो हमको बस स्थिति पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप उस पर देखेंगे तो क्या वर्तमान अर्थव्यवस्था ऐसी दशा में हमारी संस्थाओं को अपेक्षा के अनुरूप संसाधन उपलब्ध करा पाएगी? जैसे आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्ट्रीम खत्म हो गई। राजकीय महाविद्यालय चंदौली में एक लड़का फिजिक्स पढ़ना चाहता है, अर्थशास्त्र पढ़ना चाहता है, साथ में जूडो भी खेलना चाहता है। ईमानदारी से आप बताएं कि क्या आपका महाविद्यालय उस छात्र को सारी सुविधाएं दे पाएगा? और यदि नहीं दे पाएगा तो ये विकल्प देने की क्या जरूरत है? जब हमने उसको बांध रखा है कि मेरे पास 3 ही विषय है, इसी में से कोई 2 ले लो, तब फिर ये 150 विकल्प देने की का क्या मतलब है? विकल्प का तभी मतलब होता है जब उसे उपयोग में लाए जाने की भी स्वतंत्रता विद्यमान हो, पर्याप्त संसाधन हो, पर्याप्त सुविधाएं हो। इसलिए जो कुछ भी हमारी इस पॉलिसी में कहा गया, उस सारी पॉलिसी को आप बहुत गहराई से विचार करके देखें कि उसकी व्यवहारिक धरातल पर क्या सच्चाई होगी, यह केवल आने वाला समय बता पाएगा। तो आप देखें, एक छोटा सा डेटा है, इसमें हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इसलिए यहाँ लगा दिए थे कि ताकि आप 23% पूछेंगे तो आपको हम कैसे दिखाएंगे। और ये आप देखें, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। इसमें वही बात लिखी गई है, केवल कृषि एक ऐसा क्षेत्र आप इसमें देख रहे होंगे जिसमें पिछले साल की तुलना में पिछले साल ग्रोथ रेट इस क्वार्टर की 3% थी और इस बार 3.4% हो गया। कम से कम इतना सुकून तो है कि 0.4% बढ़ा है। बाकी अगर आप किसी का देखें, माइनिंग का दें तो -23 पर 24% के आसपास घट गया। इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, वाटर का देखें लगभग 40% घट गया। मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 40% घट गया है। इलेक्ट्रिसिटी लगभग 7%। कंस्ट्रक्शन का 50% घट गया है। और यही है कि स्किल्ड है और मारा फिर रहा है, भुखमरी की आ गई है, पूरे देश की स्थिति है। और यही कंस्ट्रक्शन कारण, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने स्किल्ड लेबर मजदूर के रूप में सेक्टर में काम करता है और ये बिल्कुल फ्रॉड है। ऐसे देखें तो ये क्या बता रहा है कि लगभग 23% हमारी व्यवस्था की जीडीपी में इस क्वार्टर की गिरावट है। बहुत बड़ा लॉस है। कुछ भी बहाना करके, किसी भी मनपसंद देश से तुलना करके, मनपसंद डेटा को अपने सामने रख करके सुख अर्थव्यवस्था की व्याख्या करने की चाहे जितनी सरकार और चाहे उससे जुड़े हुए अधिकारी, शिक्षक जितना भी प्रयास करें, ईमानदारी की बात यह है कि अर्थव्यवस्था रसातल में है और इसे जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, यकीन मानिए सुधार संभव नहीं है। जब तक यह नहीं मानेंगे कि हम बुरे हैं, तब तक बुराई दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। 24 घंटे इस प्रयास में रहेंगे कि हम अपनी बुराई को इस्टेब्लिश करें और यही सही है। और यही देश का दुर्भाग्य है कि सभी चैनल, सभी संस्थाएं, सभी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि अरे जीडीपी पहले होती नहीं थी, अरे जीडीपी ये तो डेटा गलत है, अरे ये तो जानबूझकर विपक्षियों की चाल है। अरे आप अपने अगल बगल देखिए, ये जीडीपी को मारिए गोली, अपने आस पड़ोस में देखिए क्या स्थिति है, समझ में आ जाएगा कि जीडीपी गिरी है कि जीडीपी सही है। मित्रों, उपयुक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति काफी चिंताजनक है, यद्यपि यह आंकड़ा केवल संगठित क्षेत्र का ही है। ये भी आप ध्यान दें कि जो आप देख रहे हैं 24% की गिरावट, ये केवल 6% का डेटा है। 5+% आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और 90+ आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसके बारे में कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं। अगर उनका डेटा जोड़ दीजिए तो यह आपका जाएगा 60% की गिरावट अर्थव्यवस्था की। तो यह केवल संगठित क्षेत्र ही है। अगर संगठित क्षेत्र को इसमें शामिल कर लिया जाए, यह गिरावट 50% से भी अधिक हो जाएगी। संक्षेप में हम ये कहना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का धरातली सच क्या होगा, यह समय के अलावा कोई नहीं बता सकता। और यदि नीति 100% सफल होती है तो हमें यह मान लेना पड़ेगा कि ईश्वर पूरी दुनिया में कहीं हो चाहे ना हो, परंतु हमारे देश में अवश्य है, क्योंकि यह बिना किसी करिश्मा के संभव नहीं है। उपलब्धियां, कुशल नियोजन, प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन
संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन, सकारात्मक और विकासात्मक सोच से प्राप्त होती हैं, न कि भाषणों से और घोषणाओं से। मित्रों, मैंने बहुत संक्षेप में और बहुत ही कम समय में अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास किया, और मेरा सिर्फ एक निवेदन यह है कि नीति न 68 की खराब थी, न 52 की खराब थी, न 86 की खराब थी, न 92 की खराब थी। खराब तब भी हमारी नीयत थी और आज भी खराब है। तो हमको आवश्यकता सिर्फ अपनी नीयत बदलने की है, और हम सब लोग अगर ईमानदारी से जो जहां है, हम सरकार को दोष नहीं देते कि सरकार की गलती है, गलती हम सब की है। अध्यापक के रूप में हमारी गलती है, विद्यार्थी के रूप में हमारी गलती है, अभिभावक के रूप में हमारी गलती है, प्रबंधन के रूप में हमारी गलती है, प्रशासक के रूप में हमारी गलती है, और सब लोग निश्चित रूप से एक दूसरे पर सबकी बात सुनिए तो हर आदमी कहता है कि करना चाहिए। मैं सबसे यही पूछता हूं कि भाई कौन करेगा? अगर सब लोग कहते हो कि करना चाहिए, तो वो करने वाला कहां से पैदा होगा? वो कौन सा भूत आएगा जो कर जाएगा और तुम सिर्फ कहते रहोगे कि करना चाहिए? तो हम सबको ईमानदारी से अपनी अकाउंटेबिलिटी स्वीकार करके, और जो जितने संसाधन हैं, हम उस तथ्य से भी नकार नहीं सकते कि संसाधन कम है, सुविधाएं कम है। बाकी पॉलिसी की क्या अच्छाई बुराई है, उस पर हमको आपने बोलने के लिए कहा नहीं है। जहां तक भारतीय संस्कृति और कला के संदर्भ में इसका रोल है, तो मैंने आपको इतने तरह की वैरायटी बताई। अगर ये सारी कलाओं को जिंदा रखना है और इनको प्राइमरी से लेकर के डिग्री तक सबको विकल्प देना है, तो जैसे आपने कहा कि हम कक्षा 6 से बच्चों को कारपेंटरी सिखाएंगे, दस्तकारी सिखाएंगे, और ये जो चाहेगा वो करेगा, तो उन सब के लिए संसाधन का उपलब्ध होना, टीचर का उपलब्ध होना, व्यवस्था करना। अभी आप जितना कर रहे हैं उतने में आप किसी भी प्राइमरी स्कूल को कुर्सी में और पंखा तो दे नहीं पाए। लड़के जमीन पर बैठकर, टाट पर बैठकर गर्मी में पढ़ते हैं। तो सवाल घोषणाओं का नहीं है। घोषणाएं कितना सपोर्टेड हैं, जैसे एम्बिशन अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस बात नहीं। कोई इच्छा आवश्यकता अगर आपके पास संसाधन न हो और आपकी वह कभी भी अगर आप उसको व्यय करने तत्पर न हो, तो सरकार इच्छा शक्ति दिखा चुकी है। सरकार को संसाधन उपलब्ध कराना होगा और संसाधन उसे व्यय करने के लिए तैयार रहना होगा। तब जाकर के इस शिक्षा नीति का धरातली सच कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। अन्यथा जैसे बहुत सारी घोषणाएं ही हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कभी भी किसी नीति का, किसी घोषणा कोई फॉलो अप नहीं है। एक बार 20 लाख करोड़ का पैकेज अर्थव्यवस्था को दिया गया, बहुत तालियां बजी, बहुत वाहवाही हुई, 20 रुपया भी कहीं नहीं आया, नहीं दिखा कहाँ चला गया 20 लाख। अगर ऐसे ही खुश हो जाना है लच्छेदार भाषण से, लच्छेदार शब्दों से, बढ़िया शब्दों के नाम के परिवर्तन से, कोई एक शब्द ऐसा नहीं है जो 68 में कोठारी में न रहा हो, 86 की नीति में न रहा हो। ऐसा क्या नया आ गया जो इतना हल्ला मचा है कि बहुत बदल गई, करिश्मा हो जाएगा और देश का अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा? मुझे तो कहीं कुछ नहीं मिला इसमें। कक्षा 3 से कक्षा 6, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया। ये पता नहीं लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो लगता है कि और नरक हो गया कि उनको आपने 3 साल पहले से ही ऐसे सिस्टम में डाल दिया जो बिल्कुल ही बर्बाद रहेगा। उनका बचपन ही खत्म हो जाएगा, उनकी स्वाभाविक ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी, ना उनका कोई अपना बचपन रहेगा, ना कोई नेचुरल ग्रोथ रहेगी। वो एक रटे रटाए सिस्टम में कक्षा 3 से ही शुरू हो जाएंगे जाना। तो अब पता नहीं, इसलिए एक बार फिर मेरा ये निवेदन है श्रोताओं से भी, वक्ताओं से भी, कि इसे लागू करने के लिए जो ईमानदार पहल होनी चाहिए उस पर बहस होनी चाहिए, और उसके लिए संसाधन बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कह देते हैं। मैं एक निवेदन अपने क्षेत्रीय शिक्षाधिकारी महोदय से भी करना चाहूँगा इसी संदर्भ में, कि जैसे कि वो कोई आदेश इस तरह जारी अगर आप कर देंगे कि ये काम कल कर दीजिए, तो काम कल हो जाएगा, बशर्ते आप कहने वाले के को इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराइए। जैसे सर ने कहा कि कल इतने बजे तक मानव संपदा पोर्टल पर सारे अपलोड हो जाने चाहिए। ठीक है, हम सब लोगों ने जान लगा दी, लेकिन साहब आपका सर्वर ही नहीं चल रहा है 24 घंटे से, तो कोई क्या करेगा उसमें? कैसे कोई लोड कर देगा? तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आप मजबूत उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक किसी का कोई भी प्रयास सार्थक नहीं होगा। इसी के साथ एक बार मैं पूरे आयोजक मंडल को
इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए और खास करके प्राचार्य महोदय को, जिन्होंने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आने का और बोलने का अवसर दिया, मैं उन्हें अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह सर ने मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। आ रही भैया, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़ी ही व्यवहारिक बातें बताई, क्योंकि विषय वस्तु का किताबी ज्ञान अलग बात होती है तथा उसका व्यवहारिक रूप में पालन। संस्कृत में एक लाइन आती है कि अधीति बोधा चरण प्रचार नहीं। 4 प्रकार से कोई भी ज्ञान होता है वह उपयुक्त होता है, लागू होता है। अध्ययन काल होता है, अवबोध होता है, आचरण होता है और प्रचार होता है। तो इसमें से अगर कोई भी पक्ष कमजोर रह जाता है तो वहाँ कमियां हमें देखने को मिलती हैं। आपने बताया कि संस्कृति आपके सीखे हुए गुणों का प्रतिबिंब है। किताब से उसी पर है वो तो। मैं एक छोटी कहानी हम लोग बचपन में सुनते हैं, जिस तरह से शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम उस जाल में मत फंसना कहा जाता है, और सुनते सुनते भी वह जो है अगला व्यक्ति केवल याद तो रखता है कि उसका पालन नहीं करता है। इस कारण से वह वहां पर फंस जाता है। तो इसीलिए हमें यह जरूरत है कि जो भी पक्ष देखें उस पर विचार करें, दोनों पक्षों पर विचार करें किस प्रकार से इसे कार्यान्वित किया जाएगा। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही है कि उमा राम गुण दोष में विश्व चिन्ह करतार, संत हृदय पय गए गुण पर ही वार विकार। तो हम इन दोनों पक्षों को पर विचार करेंगे और अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे, यही इसकी सार्थकता होगी। अरुण कुमार सर को मैं इस समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं तथा यह अपेक्षा करूंगा कि पुनः जब कभी हम सभी का आह्वान होता आप अवश्य आएं, हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 941501 अब इसके पश्चात आज के कार्यक्रम को समीक्षित करते हुए आख्या के रूप में, सार रूप में प्रस्तुत करने के लिए, यद्यपि वक्तागणों का जो व्याख्यान था वही सार था, किंतु उस पर अपने विचार बिंदु प्रस्तुत करने के लिए अनुराग सिंह जी को हम बुलाना चाहेंगे। आप जो है इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर तथा इस कार्यक्रम के सह संयोजक भी हैं। अनुराग सिंह को मैं बुलाना चाहूँगा, सर आए और आज अपने विचार इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें, विचारों के द्वारा सार संक्षेपी रूप में प्रस्तुत करके। अनुराग सर अनम्यूट करें सर। माइक अपने माइक अनम्यूट करो। अनुराग माइक अपनी अनम्यूट करो। सर और ऑनलाइन फॉर्म वाले कल बात की थी ना सर आपसे। अनुराग सर अपनी माइक अनम्यूट करिए, अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो अपना माइक अनम्यूट करें। दिक्कत आ रही थी उन लोगों से, सबसे बात हो गई सर। लगभग एक लड़का है सर, इससे बात नहीं हो पाई है। ये अपना पूर्णांक 550 वाला है और प्राप्तांक 424 वाला है। ये लग रहा है एक ही का ही है सर। इसके अनुराग सर